हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज जो है हम लेक्चर नंबर 9.1 नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली 4 दिन वो जो है लास्ट यूनिट पढ़ने में हमें लगा था, काफ़ी बड़ा यूनिट था। तो आज जो है हम दूसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने यूनिट 9 स्टार्ट किया है, फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। ये है लेक्चर नंबर 9.1। इसके भी जो लेक्चर्स हैं वो पार्ट्स में आएंगे, 3-4 पार्ट ही होंगे इसके भी, बिकॉज अगेन ये भी बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसमें जो है जो फोरेंसिक बायो सीरो दी हुई है, तो फोरेंसिक बायो सीरो में आपका पूरा हेयर फाइबर, डीएनए, इसके अलावा जो है जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर ब्लड के बारे में, सीमेन, सलाइवा, सीरम, वोमिट, सबके बारे में पूछा गया है। इसमें एक्चुअली सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हम धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इसके पहले 8 यूनिट आ चुकी है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर मेरे सारी की सारी यूनिट आ चुकी है। फ्री ऑनलाइन कोर्स है सभी बच्चों के लिए, सब लोग अपनी पढ़ाई यहाँ से कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मिलती हैं, सारे अपडेट्स मिलते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक यही चैनल है जहाँ पे आपको सारी चीजें फॉरेंसिक साइंस के बारे में मिलेंगी। इज दैट क्लियर? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर होगा उनमें हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और फंक्शन जानना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सभी ने ये सब जो है अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, राइट? और साथ ही में आप अपने क्लास 11th में भी आपने ये सब चीजें जो है पढ़ी होंगी। बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट रहा है उन्होंने। लेकिन भाई अब जो बेचारे मैथ्स वाले बच्चे हैं, जिनका नहीं रहा है बायो, उनने कभी नहीं पढ़ा होगा इन सब के बारे में, है ना। 11th में काफी डिटेल में दी हुई है ये सब चीजें। तो जो बायो वाले बच्चे उनको तो आइडिया है, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे जिनका बायो सब्जेक्ट नहीं रहा, उनको नहीं है आइडिया। इसीलिए मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ, जिससे कि सारे स्टूडेंट, चाहे वो बायो वाला हो, आप भी भूल गए होंगे भाई, पीजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपने जो है 3 साल पहले पढ़ाई की होगी, तो आप भूल गए होंगे। तो इसीलिए रिवाइज कर लो। मैं सारे के सारे सिस्टम जो है एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ। इज दैट क्लियर? इससे पहले एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें आपसे पर्सनली बात करनी है, क्या आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है, क्या हम आपसे पर्सनल बात कर सकते हैं। सो फॉर दैट मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया है कि मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस दूंगी, पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पे मुझसे मिलेगी। एक्चुअली होता ये है कि कई बार जो है बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जेन्युइन नहीं होते, जिन्हें सिर्फ टाइम पास करना होता है, जिन्हें जो है मेरा टाइम वेस्ट करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी जेन्युइन बंदे को छोड़ के, कि मैं कोई जेन्युइन बच्चा है जो मुझसे सच में बात करना चाहता है, सच में उसको रिक्वायरमेंट है मेरी गाइडेंस की, उनके अलावा फालतू लोगों के साथ में टाइम वेस्ट हो जाए मेरा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं थोड़े से चार्जेस रखूंगी और आपको पूरे साल गाइड करूंगी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड हो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा प्रीवियस या पेपर्स के बारे में, चाहे वो ये हो कि जॉब कैसे मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है जॉब की, क्या हमें स्पेशलाइजेशन लेना है। अगर आप पीजी कर रहे हो तो पीजी में डेजर्टेशन होता है, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर पाऊंगी कि भाई डेजर्टेशन में आपको कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, क्या आपको जो है लग रहा है कि मैम कोई सर्टिफिकेशंस करने चाहिए ना, या नहीं करने चाहिए। तो एक होना चाहिए ना एक आपका, जैसे बड़े भाई बहन होते हैं, तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है जो इस फील्ड में है, आपको गाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके कोई बड़े भाई बहन नहीं है इस फील्ड से, और आप पहले हो जो इस फील्ड में एंटर हो रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। फॉरेंसिक साइंस में स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, लेकिन गाइडेंस नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसी कारण से कई बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे
मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी पूरे साल। आपको जो कुछ भी पूछना है यार, एक बार मुझसे कनेक्ट हो जाओगे ना तो फिर जो पूछना जो बात करनी है मुझसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ जेन्युइन लोगों को चाहती हूँ कि जो मुझसे जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहते हैं, जेन्युइनली जानना चाहते हैं इस फील्ड के बारे में, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको जो लिंक दिख रही है बस इसको आपको उठाना है, कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी तो नहीं होगी, इस वीडियो के थ्रू कॉपी नहीं होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही में जो है आप डायरेक्टली इसको टाइप भी कर सकते हो, गूगल पर टाइप करना, आपको गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे जो भी डिटेल्स दी होंगी वो आपको फिल करनी है। उसके बाद में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसको नहीं पता है? डाइजेशन की वाइटल प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रोकन डाउन करना सिंपलर और एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में और टिश्यूज में। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन डाइजेशन प्रोसेस which is composed of a alimentary canal and associated glands। एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसके साथ में ग्लैंड्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो है हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है वो समझ लो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डायग्राम लगाया है क्योंकि मैं आपको खुद ही यहाँ पे समझाने वाली हूँ। सबसे पहला पार्ट आता है माउथ, ठीक है। माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ये माउथ जो है, ये बक्कल कैविटी क्या करती है? यहाँ पे आपका फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज है, बहुत ईजी सी चीज है, लेकिन यहाँ ब्रेकअप फूड, ठीक है। यहाँ पे फूड का ब्रेकअप हो रहा है, आपका ब्रेकअप नहीं हो रहा, फूड का ब्रेकअप हो रहा है। जिनका ब्रेकअप होना होगा वो वैलेंटाइन डे पे हो चुका होगा और जिनका पैचअप होना होगा वो हो चुका होगा। तो यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है फूड का, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। और ये क्या करता है? आप माउथ से क्या बोलते भी तो हो, ठीक है। और क्या कर रहा है? प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। भाई मुंह से आप मुंह ही तो खोलते हो ना बोलने के लिए, तो ये लैंग्वेज भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये हो गया माउथ का काम। इसके बाद में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जो है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये सलाइवा जो है, सलाइवा क्या करता है? यहाँ पे ल्यूब्रिकेट करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर्स एंड ल्यूब्रिकेट्स। ल्यूब्रिकेट्स लिखते जाना, ये मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ कि लिखते जाओ मेरे साथ साथ में। ल्यूब्रिकेट्स फूड, ठीक है। मॉइस्चर करता है, फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। और क्या करेगा? सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है? पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीसेकेराइड्स को यहाँ पे डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर? आगे बढ़े अब हम। चलो नेक्स्ट क्या आता है? पहला हो गया बक्कल कैविटी, माउथ। दूसरा हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है? फेनेक्स। कहाँ है फेनेक्स? हाँ ठीक है, इसमें लेबल नहीं है, काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे लेबल नहीं है। ये है फेनेक्स, ये है थर्ड। फेनिक्स क्या कर रहा है? फेनिक्स स्वॉलोज, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ स्वॉलो कर रहा है, ठीक है। स्वॉलो यानी कि निगलना, स्वॉलो कर रहा है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आ जाओ, ईसोफेगस। ये है फोर्थ, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब समझते हो? जैसे पानी का पाइप है, ठीक है। जैसे पानी का पाइप है, एग्जैक्टली सेम। पानी के पाइप में अगर आप बॉल डाल देते हो प्लास्टिक की, तो वो बॉल क्या करेगी? बॉल अपने आप नीचे नहीं जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। आप दबाओगे वो नीचे जाएगा, फिर दबाओगे वो नीचे जाएगा, फिर दबाओगे वो नीचे जाएगा। तो वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये जो इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है फूड का, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो वो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है बेटा। अब देखो ईसोफेगस क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट फूड, बस ये इसका इतना ही काम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट फूड, फूड को ले जाना है उसको पेट तक, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा स्टमक, फिफ्थ इज स्टमक। स्टमक क्या कर रहा है?
स्टमक स्टोर्स एंड चर्न्स फूड। क्या करता है दिस? स्टोर्स एंड चर्न्स, CHARNS, चर्न्स फूड। काफी गंदी हैंडराइटिंग आती है ना मेरी, पता नहीं, ये मैं ना बोर्ड वोर्ड पे लिख ही नहीं पाती हूँ, ये ऐसे ही होता है। वैसे भी मेरी कोई खास अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, नहीं तो अच्छी ही आती। तो हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना, तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना। हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पे क्या करता है? स्टोर करता है और चर्न्स द फूड। और यहाँ पे ना क्या होता है? पेप्सिन प्रेजेंट होता है पेट में, यहाँ पे पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है बेटा, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे होता है HCl प्रेजेंट होता है पेट में। HCl पता ना सबको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो HCl क्या करता है? एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट्स एंजाइम। HCl ने एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फूड का ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेक्स ऑफ फूड और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। ब्रेक्स ऑफ फूड, जर्म्स को किल करना, HCl ही कर रहा है ये, ठीक है, किल्स जर्म्स, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस जो है इसके बॉर्डर में, दूसरे कलर से बनाते हैं जो इजीली यहाँ देखे, इसके बॉर्डर में जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो क्या कर रही है? स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि भाई एसिड निकल रहा है। अब वो एसिड तो सब कुछ गला देगा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक, ठीक है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट कर रही है म्यूकस। अब सुनो एक और बात, यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन लिमिटेड हो रहा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नहीं तो सोचो यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया यहाँ पे इतना स्टमक के बारे में। पांचवा समझ में आ गया। छठवे पे आए हम। छठवा क्या है? सिक्स्थ इज लिवर एंड गल ब्लैडर। ये रहा आपका लीवर, सॉरी, गल ब्लैडर और लीवर, इन दोनों को ही हम पूरे को बोलेंगे छठवा पॉइंट, ठीक है। इसी में बाइल डक्ट आ जाती है। तो छठवा पॉइंट इज योर लिवर, गल ब्लैडर, जो कि क्या कर रहा है? गल ब्लैडर में यहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है। गल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, लिखा ही है, ये मैंने लिख रही हूँ स्टोर्स बाइल। यहाँ पे बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। और लीवर में क्या होता है? ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड अप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड्स, क्या बिल्ड्स अप? मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फिर और क्या कर रहा है? स्टोर करता है ये विटामिन्स एंड आयरन्स को। ध्यान से सुनो, स्टोर विटामिन्स एंड आयरन, ठीक है, आयरन को स्टोर कर रहा है। फिर क्या और क्या करता है? डिस्ट्रॉयज ओल्ड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ओल्ड ब्लड सेल्स, ओल्ड ऐड कर लेना यहाँ पे, ओल्ड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉयज पॉइजन, मान लो पॉइजन प्रेजेंट है तो वो पॉइजन को भी डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयज पॉइजन। इसके अलावा क्या करेगा? और बाइल एड्स इन डाइजेशन, बाइल एड्स इन डाइजेशन, मतलब इन डाइजेशन अलग अलग है, इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस जो होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया सिक्स्थ। इसके बाद में अब क्या बचा? सेवेंथ। अगर हम बात करें, पेनक्रियाज आती हैं सेवेंथ नंबर पे, इसके लिए हम दूसरा कलर लेंगे। सेवेंथ नंबर पे है हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या कर रही है? हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। बाइकार्बोनेट निकलता है, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस। क्या न्यूट्रलाइज कर रहा है? स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड। और क्या करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, सुनना ध्यान से, कौन कौन से? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये निकलते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। और क्या करेगा? ये अमाइलेज भी आता है यहीं पे, अमाइलेज भी रिलीज होता है, अमाइलेज
डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पे भी हमने देखा था अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स, तो अमाइलेज यहाँ पे भी डाइजेस्ट कर रहा है पॉलीसेकेराइड्स को। और भी कुछ काम है क्या? लाइपेज भी होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट क्या? लाइपेज लिपिड्स, सिंपल, लाइपेज से ही लिपिड हो गया, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर रहा है। समझ में आ गया पेनक्रियास का काम क्या होता है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 8th पॉइंट दे दो स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है? यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पेप्टिडेज प्रेजेंट होता है, पेप्टिडेज। सब एंजाइम्स हैं भाई, इनके नाम में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। पेप्टिडेज डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्टिडेज डाइजेस्ट प्रोटीन, और यहाँ लिखते हैं अब हम, ठीक है, यहाँ पे पेप्टिडेज ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करा। सुक्रेज होता है, सुक्रोज डाइजेस्ट शुगर, और अमाइलेज तो बताइए पॉलीसैकेराइड्स। अमाइलेज हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, अमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसैकेराइड्स। ओके, क्लियर हो गया। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और ये सब डाइजेस्ट हो जाती है चीजें। नाउ कम्स इज लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाओ। नाइन्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्ब्स, EBSORBS, रीएब्जॉर्ब करता है कुछ आइंस और कुछ वाटर को और आइंस को, रीएब्जॉर्ब्स सम वाटर एंड आइंस, ठीक है। फिर आता है एनस एंड रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है? यहाँ पे रेक्टम में एक्सपेल्स फीसिस, ठीक है, फीकल मैटर जो है वो रेक्टम से एक्सपेल होता है। और एनस में क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से जो होता है एलिमिनेशन होता है। क्लियर हो गया? इतना है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने पूरा इतने अच्छे से समझा दिया है। शायद ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं जब तक पानी पीती हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अपनी कॉपीज में फटाफट से नोट करो। जितना भी मैंने बताया है इसको नोट करो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज कोई मुझे बताएगा क्या कि भाई फॉरेंसिक में क्या काम है इसका? इसका फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या हो सकता है? हम क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं? बायो तो हम पढ़ नहीं रहे मैम, हम तो फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या काम इसका? तो इसका मैं आपको काम बता दूं, मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है। आप लोग इनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब तक यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, जो कुछ भी मैंने आपको अभी मुंह से वहां पे पढ़ाया है, तो ये सब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके खुद नोट कर सकते हो। पीपीटीज प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको हाथ से ही लिख के मेहनत करनी होगी। ज्यादा पका पकाया मैं नहीं दे पाऊंगी गाइज आप सभी को। हाथ से लिखो, थोड़ी मेहनत करो तो थोड़े नोट्स प्रिपेयर होते हैं और दिमाग में चीजें ज्यादा जाती हैं। आपके बेनिफिट के लिए मैं ये कर रही हूँ कि आपको नोट करवा रही हूँ, तो नोट करो। अब देखो, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसके कुछ फॉरेंसिक एप्लीकेशंस बताऊं क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पोस्टमार्टम के टाइम पे पूरा चेक किया जाता है, ठीक है। फॉरेंसिक एप्लीकेशन है ये इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम को पोस्टमार्टम के टाइम पे चेक किया जाता है। क्यों देखा जाता है कि भाई पेट में जो है ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइजन पाया गया है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऑर्गन फेल है, लिवर फेल है, ये चीज देखी जाती है। स्टमक कंटेंट जो होता है, पेट में से जो कंटेंट निकला है, वो एक बहुत क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। उस स्टमक कंटेंट को पैक करके लैब में भेजा जाता है ये टेस्ट लगाने के लिए कि कहीं इस स्टमक कंटेंट में कोई पॉइजन तो नहीं है, ठीक है। इवन जो फूड खाया है ना, पेट में फूड मिलेगा, उस फूड से ये भी पता लगाया जा सकता है कि ये कब मरा था व्यक्ति, यानी कि ये फूड डाइजेशन के अकॉर्डिंग फूड जो है
20 घंटे से 24 घंटे लेता है कंप्लीट डाइजेशन होने में, पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने में। तो ये चीज माइंड में रख के टाइम ऑफ डेथ पता लगाई जा सकती है। तो सोचो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना क्यों जरूरी है, इसीलिए कि स्टमक कंटेंट से ये सब चीजें पता लगाई जा सकती हैं। ऑर्गन फेल तो नहीं है अंदर, लिवर फेल तो नहीं हुआ है, तो ये सब चेक किया जाता है। ड्रग ऑफ अब्यूज के टाइम पे, पॉइजनिंग के केस में, इस केस में जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। इवन अगर कोई ड्रंक, किसी ने कुछ पी लिया है, जैसे कि सुसाइड करने के लिए किसी ने ब्लीच पी लिया, एसिड पी लिया है, ऐसा कुछ किया है, तो क्या होगा, उसका पूरा इसोफेगस से लेके पूरा का पूरा नीचे एसिड पिएगा तो पूरे के पूरे ऑर्गन्स जो है वो डैमेज्ड मिलेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, जब पोस्टमार्टम होगा, बॉडी ओपन होगी, तब पता चलेगा उन सब ऑर्गन्स को देख के कि ऐसा कुछ सिस्टम है क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो इसीलिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? ये हो गया स्क्रीनशॉट, ये वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसको भी आप अपने बाद में नोट करते रहना। नोट्स में ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिटेल में, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था वो डिटेल में है। एंजाइम्स के बारे में मैंने जो आपको मुंह से बताया उसको नोट जरूर कर लेना। ये लो एक और स्क्रीनशॉट, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको मेरे पीपीटीज कैसे लगते हैं मुझे बताना जरूर। मैं काफी मेहनत करती हूँ भाई पीपीटी बनाने में, जो है मेरी टीम और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके पीपीटी बनाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल सके। ध्यान रखना इस चीज का। तो मुझे बताना जरूर कैसे लगते हैं। कुछ आपको इसमें सजेशंस देने हो कि मैम ऐसा करो या वैसा करो, ऐड करो, कम करो, जो भी है, whatever you feel just let me know in the comment sections। चलो ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेते हैं हम जहां से, सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस जहां से हो रही है, वो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन, टिश्यू, मसल्स सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑर्गन भी, टिश्यू भी, मसल्स भी, सब कुछ। It helps to distribute oxygen throughout your body while filtering out carbon dioxide and other waste product। ऐसा नहीं लग रहा हम स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हो 11th-12th में जब मैं बायो पढ़ाती हूँ तो तब ऐसे ये सब चीज़ें मुझे पढ़ानी होती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे फीलिंग आ रहा है। तो देखो भाई, जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हम छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम एड द बॉडी इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एयर एंड ब्लड के बीच में, और ब्लड और बॉडीज बिलियंस ऑफ सेल्स के बीच में। यहां से आपके ब्लड में गया, ब्लड से पूरे शरीर के सेल्स में गया, ठीक है। इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, एयर पैसेज, पल्मोनरी वेसल्स, लंग्स और ब्रीदिंग मसल्स। चलो एक मैं बहुत बहुत वो इजी बता देती हूँ आपको, एक फ्लो चार्ट। मेरे जीवन में जो है मैं मोस्टली बच्चों को फ्लो चार्ट, टेबल इनके थ्रू ही पढ़ाती हूँ, और ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी जो है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, चलो 2 मिनट ही लूंगी, ठीक है। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब एग्जाम लिखती हूँ, मैं कभी भी एग्जाम्स के 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से कभी नहीं पढ़ती हूँ। मैं एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ती थी, ठीक है। जब मैं कॉलेज में थी, बता रही हूँ, स्कूल टाइम पे तो बहुत पढ़ाई करी है, पर जब मैं कॉलेज में आ गई तो ये मेरा ऐसे ही सिस्टम था कि मैं 2 दिन या 3 दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करती थी, कई बार तो 1 दिन पहले तक, ठीक है। तो अपन उनमें से हैं। तो हम जब क्या करते थे, एग्जाम लिखते थे, तो हम हमेशा एग्जाम्स में जो हमारे पेपर्स होते थे, हम कभी भी थ्योरी नहीं लिखते थे उसमें। हमको थ्योरी लिखना पसंद ही नहीं था, क्योंकि उसमें एक तो टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और वो जो है मतलब टीचर को भी बोर करेगा कि भाई क्या है। तो हम क्या करते थे, हम हमेशा फ्लो चार्ट बना देते थे, हम टेबल बना देते थे। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट पूछा ना कि कोई बताओ ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या करते हैं, तो हम क्या करते थे, उसमें डायग्राम बनाते थे। अब ये हमने कर लिया, और जब हमारी आंसर शीट आती थी चेक होकर, तो हमको मार्क्स भी मिल जाते थे। तो जो बचे कुछ टॉपर्स होते थे क्लास के, उनको लगता था कि यार ये कितना पढ़ के आती होगी, कितना पढ़ाई करती, कि इसको मार्क्स कैसे मिल जाते हैं, लगती तो नहीं है ये, पर इसको मार्क्स कैसे मिल जाते हैं। तो यही है मेरी सक्सेस का राज। थ्योरी कम लिखो, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, टेबल ये लिखो। मतलब टीचर जो है ना, बैठ के जब कॉपी चेक करता है ना, तो वो पूरा तुम्हारा एक एक लाइन नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ पॉइंट पढ़ता है। अच्छा, मतलब उसका जब कोई टीचर कोई कॉपी चेक कर रहा था, तो उनका ना एक मोटिव रहता है कि इस बच्चे को आता है या नहीं, दैट्स इट। तुम पढ़ के रट के, स्पेशली टू दो जो रट्टा मार वाला काम करते हैं ना, रट्टा मार के जाके किताब छापाए बिल्कुल नोटबुक में, रट्टा मार के तो दुनिया छाप लेगी यार। बस समझ के उसको प्रेजेंट ऐसे करना कि सामने वाले को देख के एकदम कॉपी खोलते ही समझ आए कि यार इसको आता है, खत्म। दिखाऊं एक चीज, दिखाऊं मैं तुम लोगों को, दिख रहा है ये पेज सबको?
क्या है ये? न्यूरॉन का डायग्राम है ये, ठीक है। मैं हमेशा, अगर मैं एग्जाम में भी लिख के आती हूँ तो ऐसे ही लिख के आती हूँ, डायग्राम और पॉइंट्स। कुछ भी देख लो, मेरा कोई भी पेज देख लो, थ्योरी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो अगर किसी को पसंद आए मेरा ये तरीका तो अडेप्ट कर लेना, नहीं पसंद आए तो इट्स ओके भाई, अपना अपना तरीका होता है सबका। चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज में हम इसको दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हम डिवाइड करेंगे स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली, और एक हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे फंक्शनली। यार इस साइड शायद दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा मैं इस साइड लिख देती हूँ, फंक्शनली, ठीक है। अब स्ट्रक्चरली में दो आते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी रीजन, फुल फॉर्म लिखना है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लोअर रेस्पिरेटरी रीजन। अपर रेस्पिरेटरी रीजन में आपका आता है नोज, नेजल कैविटी और फेर्नेक्स। लोअर रेस्पिरेटरी रीजन में आता है लेर्नेक्स। भाई स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लेना ना, छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं एकदम करेक्ट स्पेलिंग लिखूं या कोई बोल दे कि मैम इसकी स्पेलिंग गलत है तो करेक्ट कर लो। पीजी के बच्चे हो भाई, पीजी करने वाले हो तुम लोग। इसके बाद में लेर्निक्स के बाद में आता है ट्रेकिया, इसके बाद में आता है लंग्स। हो गया, लिख लिया। अब आओ फंक्शनली पे। फंक्शनली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो जोन्स आते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा जो जोन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन में आते हैं नोस्ट्रिल्स, टर्मिनल्स और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी रीजन में आपके आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, यानी कि एल्वियोलाई, ठीक है। यानी कि सीधी बात है, एल्वियोलाई की बात हो रही है। ये चार्ट बना के आ गया ना आप अपने एग्जाम में। यानी अभी सीयूटी में तो भाई थ्योरेटिकल नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी आगे भी आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए ये ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। अब ध्यान रखना एक चीज, जो कंडक्टिंग जोन है ना आपका, ये वाला जो कंडक्टिंग जोन है, इसका काम क्या होता है? कंडक्टिंग जोन जो है वो एयर को पास करता है, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करना एयर को, और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना और फिल्टर करना एयर को। चार काम होते हैं, पास करना, ह्यूमिडिफाई करना, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना और फिल्टर करना एयर को। ये कंडक्टिंग जोन करता है। रेस्पिरेटरी जोन क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी जोन का काम बस इतना है कि गैसेस का एक्सचेंज करना एल्वियोलाई और ब्लड से, और ब्लड के बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज करना, ये काम होता है इसका। समझ गए? इतना ही जानना है आपको, इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद में ये पूरा हर एक चीज की वो दी हुई है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज, फेर्निक्स, लेनिक्स आता है, नेजल कैविटी, साइनोसिस, फेर्निक्स और लेनिक्स। किसका क्या काम होता है ये एक बार खुद रीड कर लेना। नेजल कैविटी सिंपल सी बात है, इनसाइड द नोज, नाक के अंदर, यहाँ पे स्टिकी म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। नेजल कैविटी ट्रैप, वो क्या करता है, नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं जिससे कि अंदर ना जाए। हेयर होते ना, जो बाल होते हैं, नाक के बाल जो है वो उनका काम है, फंक्शन है, वेस्ट नहीं है वो। आपके नाक के जितने भी बाल हैं वो सीलिया कहलाते हैं, ठीक है। और वो हेल्प करते हैं कि जब हम स्नीज आउट, हम छींक आती है तो हमारे नाक में यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर साइनोसिस क्या होता है? एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं अलोंग द नोज, हेल्प द स्कल लाइटर, हेल्प्स टू मेक द स्कल लाइटर। साइनोसिस यहाँ ऊपर ये, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ फेनिक्स। फेनिक्स क्या करता है? फेनिक्स का काम है फूड और एयर पासेस दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पे फेनिक्स यूजुअली जो है इसका रोल होता है स्पीच में, बोलने में, ठीक है, स्पीच में इसका रोल होता है। लेनिक्स क्या? लेनिक्स भी जो है एसेंशियल फॉर ह्यूमन स्पीच, बोलने में काम आता है ये लेनिक्स, फेनिक्स। इसके बाद में आगे आ जाओ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात करें तो इसमें आता है ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकिया एंड डायफ्राम। ट्रेंकिया क्या है? लेनिक्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ट्रैकिया जो है, ट्रेंकिया नहीं, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है मेन एयरवे होता है लंग्स तक के लिए। लंग्स क्या होते हैं? टुगेदर द लंग्स फॉर्म वन ऑफ आवर लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन होता है, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कैपिलरी में एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ब्रोंकाई क्या होते हैं? ब्रोंकाई ब्रांचेस होते हैं ट्रैकिया में इनटू ईच लंग्स एंड क्रिएट नेटवर्क। इतना समझ में आ गया? तो ब्रोंकाई हो गया। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जो है
मेन रेस्पिरेटरी मसल्स है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। क्लियर हो गया? ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम आ गए हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज विद द हार्ट। दिल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ये दिल आपको अपने पास ही रखना है, अपना दिल किसी को नहीं देना है। समझ गए बात को? आपका दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी को भी दिल नहीं देना है और कहीं भी दिल नहीं लगाना है, क्योंकि जो आपका दिल है वो ब्लड को पंप कर रहा है। किसी और को दे दोगे तो आपका दिल जो है सारा ब्लड वो खून चूस लेगी या फिर लेगा, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना, अपना दिल अपने पास ही रखना है, खुद को ही सिर्फ ब्लड पंप कराना है, किसी और को दिल नहीं देना है। इसका प्राइमरी रोल क्या है? इट्स प्राइमरी रोल इज टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्टरनेटिवली सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करने में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में और प्यूरिफाई करने में। समझ गए? ये काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। इसके बाद में हार्ट, आर्टरी, वीन, लंग्स, ये चार जो होते हैं ये मेजर पार्ट होते हैं यहाँ पे। ह्यूमंस का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 एट्रिया होती हैं और 2 वेंट्रिकल। अब डबल सर्कुलेशन के बारे में किस किसने सुना है और किसने नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो बहुत बेटा बहुत ज्यादा उसमें हो, प्रॉब्लम में हो। समझ गए? अगर आपने नहीं सुना है तो मैंने क्या बोला था अभी? 2 एट्रिया होती हैं। एट्रिया ये 2, वेंट्रिकल 1 2। ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। अब डबल सर्कुलेशन में यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझाऊं एक डायग्राम बना के, इसको भी देखते जाना। और यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ ये भी, ये बनाया हमने एक बॉक्स। ठीक है। अब ये क्या है? ये समझ लो हार्ट है। ये हार्ट के चेम्बर्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं ऐसा। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में ये है आपका यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसको हम नाम देंगे V1। ये है आपका राइट एट्रियम, इसको हम नाम देंगे V2। फिर है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे अब देखो होता क्या है। यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ से सुनना कैसा कैसा जो है ब्लड का सिस्टम चल रहा है। ये क्या? हार्ट है, ये दिल। वेरी गुड, समझ गए? अब चलो हम सिस्टम चला रहे हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है? चलो इसको मैं यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ तुम लोगों को, ऐसे थियोरिटिकल में नहीं समझ में आएगा, डायग्राम से ध्यान देना। सबसे पहले हो क्या रहा है यहाँ पे? सबसे पहली चीज तो लंग्स से यहाँ पे ये पल्मोनरी वीन्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ पर आ रही हैं। ये ऐसा फ्लो बता रही हूँ मैं। ठीक है। यहाँ से आया ये इसमें। ठीक है। फर्स्ट पल्मोनरी वीन्स क्या ला रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं। यहां से क्या हुआ? नीचे गया ये इसमें। ठीक है। इसमें नीचे चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे गया? मेन ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में। थर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, साफ शुद्ध ब्लड जो है वो जा रहा है मेन आर्टरी। ठीक है, यानी ऑर्टा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ भी लिख दे रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, आ गया। अब इसके बाद में बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गया। कहाँ गया? यहाँ से जाके राइट एट्रियम में चला गया। ठीक है। इसको हम 4 नंबर देते हैं। यहाँ से जा क्या रहा है? मेन वीन से, मेन वीन से यानी कि मेन वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। कहाँ गया? इधर राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यहाँ पे गया ये वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में 5th नंबर। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? वापस लंग्स में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये वापस लंग्स में चला गया। यहाँ से निकला ये
और ये हो गया 6th, ठीक है। काय के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये इधर क्या होगा, इधर फिल्टर उल्टर होगा लंग्स के अंदर और फिर फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आ जाएगा। दिस इज योर डबल सर्कुलेशन। अब किसको समझ नहीं आया वो रिपीट करके देखेगा। डबल सर्कुलेशन इसी को बोलते हैं, यही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में काम चल रहा है, ठीक है। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या जरूरत है पढ़ने की? अगेन यही कि हम बेसिक नॉलेज के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बाद में नॉर्मल एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, वो हमें अगर मान लो हार्ट फेलर हुआ है तो जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है उसमें पता करने के लिए जरूरी होती है। किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है वो हमें जो है देखना पड़ता है। सस्पिशियस डेथ है किसी की तो मेडिकल एग्जामिनर जो है वो उसको पता करना होता है, इसलिए जो है ये सब जानना जरूरी है। फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस अगर कोई पूछे फॉरेंसिक एक्सपेक्ट क्या है इसका, यही है। बात समझ में आ गई? अब ये देखो ये वही चीज दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है वहां पे ड्रॉ करके, तो ये आपका बना हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आप नोट कर लेना। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम दूसरे सिस्टम पर आते हैं। नर्वस सिस्टम आ गया। नर्वस सिस्टम बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम है, पूरी बॉडी में फैला रहता है, न्यूरॉन्स के फॉर्म में आपका जो बॉडी में नेटवर्क है, एक भी न्यूरॉन ने गड़बड़ करी और आपका शरीर जो है गड़बड़ कर जाएगा, काम करना पता चले हाँ पैरों से खाना खा रहे हैं, हाथ से चल रहे हैं, उल्टा हो जाएगा सिस्टम। इसलिए नर्वस सिस्टम यानी कि जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है न्यूरॉन का, वो मैसेजेस को कैरी करता है। यानी कि मुझे अगर यहाँ पे किसी ने काटा, ठीक है, तो वो यहाँ न्यूरॉन्स के थ्रू फटाक से ब्रेन में सिग्नल पहुंच जाएगा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर मेरा रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, मैं उसको हटा दूंगी। ठीक है, मान लो किसी कीड़े ने काटा है तो मैं उसको हटा दूंगी। दैट इज हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद आवर ब्रेन। समझ में आ गया? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है इसको वही है, अगेन आप जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ सकते हो। मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको बढ़िया सा सुंदर सा फ्लो चार्ट बना के। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज योर central nervous system CNS, another is your peripheral nervous system PNS। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन के यहाँ पे आते हैं पार्ट्स विच इज फोर ब्रेन, दूसरा आता है यहाँ पर मिड ब्रेन, और तीसरा आता है यहाँ पर हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हो गए तीन पार्ट। इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल होती है एंड सिंगल होती है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड होती है और हॉलो होती है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये लोकेटेड कहाँ होता है? ब्रेन होता है लोकेटेड इन क्रेनियम ऑफ द स्कल। कहाँ पे लोकेटेड होता है? क्रेनियम ऑफ द स्कल। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड रिकॉर्डनी लोकेटेड होती है। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। अभी मैं इनके काम भी बताऊंगी, वर्किंग भी बताऊंगी। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये भी तीन तरीके से होता है। ठीक है, बेसिकली दो तरीके से होता है, फिर हम अभी उसको और डिवाइड करेंगे। एक होता है मोटर न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स में आते हैं एसएनएस एंड एएनएस। व्हाट इज एसएनएस? एसएनएस इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एएनएस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सीएनएस में होता है सिग्नल्स टू स्केलेटल मसल। यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं ये स्केलेटल मसल्स पे जाते हैं। सिग्नल्स टू स्केलेटल मसल। व्हाट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो 3F पे काम करता है। व्हाट इज 3F? 3F क्या है? फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट।
फ्लाइट एंड फ्राइट पे काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक बस रेस्ट करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दैट्स इट, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट पे काम करता है। तो अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो जो आपका ये होता है 3F, यानी कि फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। यानी कि ऐसे समझो कि मान लो आपको कहीं एक भयानक सा कुत्ता दिख गया, डॉगी दिख गया कोई, जो आपके पीछे भागने के लिए तैयार है, आप डरे उसको देख के, आपने उसको देखा, आप डरे, आपको पसीना आया, वो आपके पीछे दौड़ा, आप डर के मारे उससे भी तेज दौड़े, तो क्या हुआ, उसको देख के आपकी आईज और जो प्यूपिल है वो डायलेट हुई, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, आपके डर के मारे जो है ब्रीदिंग इंक्रीज हो गई, दौड़ लगाने लगे आप, जब दौड़ लगाओगे तो सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगा, यानी सलाइवा जो है गला सूखने लगेगा आपका, गैस्ट्रिक जूसेस डिक्रीज हो जाएंगे, पैनक्रियाटिक जूसेस डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि सब कुछ जो है गले से लेके पूरा पेट जो है सूख जाएगा आपका डर के मारे। यहाँ पे ये जो है एक्चुअली में बेसिकली ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगी, पसीना पसीना हो जाओगे, इतना स्वेट निकलेगा। एड्रिनल ग्लैंड, जिससे हम इमरजेंसी हार्मोन जो निकालती है वो ग्लैंड जो रिलीज कर रही है, तो इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे, यूरिनेशन जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, समझ गए। ये है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या, कुछ नहीं, आराम करो, डाइजेस्ट करो, ठीक, रेस्ट, आराम, खाओ, पचाओ, ये वाला काम है। समझ में आ गया दोनों टाइप के सिस्टम्स के काम आपको। ये था आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम्स में जो स्मॉल यूनिट, फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। चलो बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, दोनों के फंक्शन, दोनों के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसका काम होता है टू प्रोड्यूस एंड डिपॉजिट सीरम स्पर्म्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस एंड डिपॉजिट स्पर्म्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एग सेल्स, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट एंड नरिश फीटस अंटिल बर्थ, ये काम होता है। आप दोनों की बात करें तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहले बात करूंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट होते हैं उनके बारे में जरा ध्यान देना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं पेयर्ड टेस्टिस, फिर होती हैं इसमें एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स में भी जो है बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि रेटाटेस्टिस, इसके बाद में आता है वास एफरेंशिया, फिर आता है आपका एपिडिडाइमिस, ये देखो यहाँ पे एपिडिडाइमिस, इसके बाद में आता है इसमें वास डेफरेंस, ठीक है, ये हो गए ये पेयर टेस्टिस और एक्सेसरी ग्लैंड्स। और एक्सेसरी ग्लैंड्स की अब हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो कि एक होती है सिर्फ, ठीक है, इसमें आता है सेमिनल वेसाइकल जो कि 2 होते हैं, स्पेलिंग पूरी लिख लेना। इसके बाद में आता है कॉपर्स बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये भी 2 इन नंबर्स, 2 प्रेजेंट होती हैं, क्लियर। अब एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई, फिर आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये लिखते जाना प्लीज, हाँ, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है पीनिस, ठीक है, समझ में आ गया आपका। अब ये चीज ध्यान रखना एक कि जो मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं। मेल्स के टेस्टिस वो बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनको जो है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को स्टोर करने के लिए, 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर, ठीक है, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अभी मैं आगे बताऊंगी ये लास्ट में, पहले आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लो, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे आए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लो, जैसे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्लो चार्ट बताया है, ऐसे मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो है एक चार्ट बता देती हूँ जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। हम बात करें जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पर ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें आते हैं आपके पेयर्ड ओवरीज प्रेजेंट है, ये देखो 1 2, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे एसेसरी डक्ट इसमें प्रेजेंट होती है। और तीसरा होता है यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी रुकना, इनमें और भी मैं बता रही हूँ। जेनिटेलिया, एसेसरी डक्ट में क्या आते हैं? ओविडक्ट, दूसरी क्या आती है? यूटेरस, तीसरी आती है सर्वेक्स और चौथी आती है वजाइना। वही हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस, PUBIS, ठीक है। फिर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा भी इसी में आता है, ठीक है, लेबिया मेजोरा। इसके बाद में आता है हाइमेन और क्लिटोरिस। इज दैट क्लियर? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काम सबको पता ही है, एक का काम होता है oogenesis करना, एक का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करना। तो जो मेल्स होते हैं वो करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन। जो फीमेल्स होती हैं वो oogenesis करती हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। oogenesis में क्या हो रहा है? यहाँ पे oogenesis पे ओवम प्रोड्यूस हो रहा है और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। बस इतना ही जान लो, बाकी सब आप सभी ने पढ़ा है। जिनने 11th 12th में नहीं पढ़ा उन्होंने 10th में ये पढ़ा है। इतना बेसिक नॉलेज आप सभी को है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या ऑल ऑफ द अबव? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज snake venom usually enters the body through an open wound and enters the blood stream through। सांप काट ले अगर तो जो वेनम है वो ओपन वुंड से सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। किसके थ्रू? वीन्स के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम, आर्टरीज या फिर किसी के भी थ्रू नहीं जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। डैश फॉर्म्स क्लॉट्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज्ड। क्लॉट कैसे बनते हैं? प्लेटलेट, सेल्यूलोज, हीमोग्लोबिन या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन्स कम इन विच डिफरेंट टाइप्स? न्यूरॉन्स किस टाइप में आते हैं? सेंसरी, मोटर, स्केलेटल या A and B? किस में आते हैं न्यूरॉन्स? नेक्स्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय। नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? लंग्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या B and C बोथ? क्या होंगे इन सभी के आंसर? कमेंट सेक्शन में आप सबको आंसर देने हैं। और दैट इज इट भाई। आज का लेक्चर जो था वो पूरा बायोलॉजी पे बेस्ड था, जो कि आपने 10th और 11th में पढ़ी है, बट फिर भी मैंने आपको पूरा सब कुछ डिटेल में बता दिया, एक एक चीज, जिससे कि आप जो है कोई चीज मिस ना करो सिलेबस में से। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।